हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने अंग्रेजी के कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा की। आज मैं जो टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक जानना आप सबों के लिए निहायत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि जैसे भोजन के बिना लोग रह नहीं सकते, उसी तरीके से इस टॉपिक को जाने बिना लोग अंग्रेजी के बारीकी को समझ नहीं सकते। आज इस टॉपिक की मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। इससे पहले एक थोड़ी सी छोटी बात मैं बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए भरसक छोटी हो लेकिन मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट ये बात लग रही है। ये है क्या कि आपने जानने की कोशिश की होगी या आपके दिमाग में एक कौतूहल बसा होगा कि आखिर क्या बात है कि EMSS एकेडमी की स्थापना इस परिस्थिति में की गई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि EMSS अर्थात इसका फुल फॉर्म इंग्लिश मैथ साइंस एंड सोशल साइंस स्टडी क्लास, इसकी स्थापना एक अजीबोगरीब स्थिति में हुई है। इस एकेडमी में हम लगभग 15-20 जने हैं, 15-20 शिक्षक हैं, और सभी शिक्षक अपने अपने आर्ट्स में या अपने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं। वो भी धीरे धीरे करके आएंगे आपके सामने और आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। इसकी फाउंडेशन एक ऐसी स्थिति में हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कई छात्र को मैंने देखा इस लॉकडाउन की स्थिति में कि यूं ही भटक रहे थे, क्योंकि सारे क्लासेस बंद हो चुके थे। जो छात्र इंटेलेक्चुअल थे, जो छात्र मेरिटोरियस थे, जो स्टूडियस थे, कुछ वो ज्ञानार्जन प्राप्त करना चाह रहे थे, उनका लिंक टूट चुका था। प्रायः मेरे पास कॉल आया करती थी कि सर जी कुछ आपकी तरफ से किया जाए या आपके ग्रुप से किया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि नहीं, यदि छात्रों की ये परम इच्छा है, वो ओवर क्यूरियस हैं कि कुछ मैं प्राप्त करूं, कुछ ज्ञानार्जन करूं, तो मैं भी सोचने पे मजबूर हुआ और मैंने फौरन इसकी स्थापना कर डाली। इसकी स्थापना करने में हमारे कई सहयोगी भी शामिल हैं, जो आपके सामने आएंगे, आप खुद ब खुद जान जाएंगे और वो भी आप बीती आपको बताएंगे। तो इसकी स्थापना करने का जो मेन मोटिव था वो था छात्रों को भटकने से रोकना। छात्र यत्र तत्र भटकते थे, यानी उनकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि यदि इसकी स्थापना नहीं की गई होती तो भरसक वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते, और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि कहीं वो माइग्रेन के न शिकार हो जाए। इसीलिए बहुत ही डिलिब्रेशन और आर्किजिएशन के बाद इस एकेडमी की स्थापना की गई है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, अर्थात जितने भी सदस्य हैं, उनको ऐसी ताकत प्रदान कीजिए ताकि वो छात्रों को अधिक से अधिक और उत्कृष्ट कोटि के वो ज्ञान बांट सकें। बस यही हमारा मकसद है। मैं दिन रात निरंतर इफोर्टिव हूँ, प्रयासरत हूँ कि आपको जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा हो, जितनी अच्छी अच्छी बातें हो हर एक सब्जेक्ट मैटर के, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। यदि मैं ऐसा करने में सक्षम हुआ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया अदा करूंगा कि भगवान आपने मुझे वैसी ताकत दी, आपने
मुझ में ऐसा हौसला बुलंद किया कि मैं अपने छात्रों को कुछ दे पाया हूं। चलिए, यही बात मैं बताना चाह रहा था। पहले भी मैं बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं बता पा रहा था। अब मैं आता हूं टॉपिक पे। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं, वो टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी लेवल के छात्रों को जानना बहुत ही जरूरी है। छात्र तो अंग्रेजी सीखते हैं, वो कई बातें भी जानते हैं, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाया जरा ये बताओ कि ये अंग्रेजी है क्या, ये कहाँ से आई, इसको किसने उत्पन्न किया, या ऐसी कौन सी स्थिति आई कि इसको पैदा करना पड़ा, तो आज इन सब बातों का खुलासा मैं आपके समक्ष करूंगा और आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कोई क्लास किया है, और आप काफ़ी हर्षित भी होंगे और आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो मुझे यकीन है कि शायद अब तक आप इस जानकारी से वंचित रहे होंगे। तो आइए अब मैं बताता हूं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी कि इस इंग्लिश लैंग्वेज को पैदा करना पड़ा। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी मैं बताऊंगा। ये क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है तिथि विज्ञान, यानी तिथिवार घटना, डेट बाय डेट इवेंट्स, तिथिवार घटनाएं, यानी अंग्रेजी कैसे कैसे आई है, इसकी मैं क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स में बताऊंगा। तो क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स में आपने दो चीजें सीखी होगी। ये दो चीजें है क्या? एक है आपको एडी और एक है बीसी। इसे आप बखूबी जानते होंगे। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। एक यहां नया वर्ड आ गया, क्राइस्ट। कई छात्र जानते भी होंगे और हो सकता है कई छात्र इससे अनजान होंगे, लेकिन मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि क्राइस्ट एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया को रास्ते पर लाने की कोशिश की। जो भी भटके हुए लोग थे उन्हें लाने की कोशिश की, और वो थे विश्व के महान संत जीसस क्राइस्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ईसा मसीह। एक ऐसे संत थे ये जिन्होंने लगभग भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाने की कोशिश की, ले भी आए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें क्रूसिफाइड कर दिया गया। क्रूसिफिकेशन हुआ उनका और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो ये जीसस क्राइस्ट की चर्चा यहां पर मैंने इसलिए की कि इसका संबंध इससे है, एडी और बीसी से है। आप जानते हैं कि बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का क्या मतलब भाई? तो क्राइस्ट में जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह, और ईसा मसीह बिफोर, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले हमें ईसवी सन का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम अंदाज लगाते हैं कि ईसा के जन्म से पहले यह घटना हुई होगी। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले हुआ होगा। सिकंदर ने इंडिया पर हमला 321 ईस्वी पूर्व में किया होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ईस्वी सन का हमें ज्ञान नहीं था। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले हम बीसी बोलते हैं, यानी ईस्वी पूर्व। इसे हम हिंदी में बोलेंगे ईस्वी पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। और एनो डोमिनी का फुल फॉर्म होता है, जरा जानने की कोशिश करें। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट मीन्स जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, यीशु जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी ईसा के जन्म के बाद, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये क्या है भाई? जब ईसा मसीह का क्रूसिफिकेशन कर दिया गया, तब जितने भी विद्वान लोग थे, उस वक्त के इतिहासकार लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया।
जो हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हुआ। वो किया क्या, ईसा मसीह के डेथ के बाद यानी क्रूसिफिकेशन के बाद ईसवी सन चालू कर दिया। जैसे आज हम लिखते हैं क्या, 2020 ईस्वी, यही लिखते हैं ना, ईस्वी सन। इसका मतलब, और इंग्लिश में इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एडी। इसका मतलब यह हुआ कि ईसा मसीह के मरे हुए 2020 साल हो गए। यही सूचित करता है ये 2020 का मतलब ईसा मसीह के मरे हुए 2020 साल हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडी क्या है, बीसी क्या है। आइए, ये जो इंग्लिश का इतिहास है वो बीसी से चालू हुआ। बीसी, तो इसकी एक क्रोनोलॉजी देखिए। ये क्रोनोलॉजी क्या है, नंबर 1 में तो हम चलते हैं यानी 2000 बीसी, सॉरी 2000 नहीं, 3000 बीसी, 3000 बीसी यानी ईसा के जन्म से 3000 साल पहले 3 देश वजूद में थे। कौन कौन, तो इसका नया नाम आज डेनमार्क है, और सॉरी खेद है मुझे, ये थोड़ी भूल हो रही है। एक देश वजूद में थे, वो क्या, उनका नाम था आयरलैंड, और इसकी राजधानी आजकल है डबलिन। एक देश और वजूद में था, वो था आपको स्कॉटलैंड, जिसकी राजधानी कहां है, इसकी कैपिटल कहां है, तो इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। अब ये 2 देश क्यों चर्चा में आ रहे हैं, जरा जानने की कोशिश करें। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। उस वक्त क्या था, आयरलैंड का पूरा क्षेत्र पहाड़ों से घिरा था, और साधारण पहाड़ों से नहीं घिरा था, वो बर्फीले पहाड़ों से घिरा था। और पहाड़ के तले यानी कुछ पहाड़ी और कुछ मैदानी यानी तराई वाले इलाके में एक जाति रहती थी, यानी वो जाति थी पीजेंट्री। पीजेंट्री क्या है भाई, आप जानते होंगे। पीजेंट मीन्स क्या होता है, किसान, और पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक वर्ग, यानी किसानों के ग्रुप को, किसानों के समूह को कृषक वर्ग कहा जाता है। ये जाति उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, एग्जिस्टेंस में थी, और ये जाति खेती करने का काम किया करती थी, यानी इनका मूल पेशा खेती था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये खेती करते थे, चूंकि बर्फीले पहाड़ों के नीचे करते थे, इसलिए इनकी जितनी भी फसलें हुआ करती थी वो बर्फीले पहाड़ों में वो गल जाया करती थी। इनकी सारी फसलें चौपट हो जाया करती थी। इनके सामने स्टारवेशन आ गई। स्टारवेशन आप जानते हैं, स्टार्व का मतलब क्या था, भूखों मरना, और स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। इनके सामने भूखमरी की नौबत आ गई। अब ये करे क्या, तो आपने देखा होगा कि हमारे गांव समाज में भी जो लोग भूख मरने लगते हैं, क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट का क्या मतलब होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे आपने खानाबदोश को देखा होगा, करोड़ी को देखा होगा, कीचक को देखा होगा, नटबख्खों को देखा होगा। आपने देखा होगा कि जहां पे भी वो डेरा डालते हैं, वो ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं डालते हैं। वो खाना के लिए, प्राप्त करने के लिए दर बदर घूमते चलते हैं। वो दर दर की ठोकरें खाते रहते, जहां देखते खाना मिलेगा बस अपना तंबू टेंट उखाड़ा और वहां पे जाके फिर बस गए। यही हालत इनकी हो गई। अब जब हम भूख मरने लगते हैं तो दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं जहां पे खाना मिल जाए। अभी भी पलायन चल रहा है, अभी भी माइग्रेशन चल रहा है। तो ये किसान जाति जब भूख मरने लगी आयरलैंड और स्कॉटलैंड की, तो इन्होंने माइग्रेट करना चालू कर दिया। माइग्रेट किस देश में किया, तो ब्रिटेन में किया। अभी हम उसे ब्रिटेन कहते हैं, लेकिन
ब्रिटेन के किस देश में किया? तो इंग्लैंड में किया। कहां किया छात्रों? तो इंग्लैंड में किया। और उस समय इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था, उस समय इंग्लैंड को सैक्सन कहा जाता था। इंग्लैंड की स्थिति इतनी खराब थी, इतनी गरीबी थी इंग्लैंड में, कि आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी कि एक भूख मरने वाली जाति ने यहां पे अधिकार कर लिया, इसको कब्जा में कर लिया इंग्लैंड को। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि इंग्लैंड की क्या सिचुएशन रही होगी। इतनी गरीबी थी इंग्लैंड में, इतने भूखे लोग मर रहे थे कि एक रोटी पर एक एक महीना 15-15 आदमी जिया करते थे। इतनी गरीबी थी इंग्लैंड में। तो ये सारे पीजेंट्री इंग्लैंड चले गए, और जब इंग्लैंड गए तो यहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया, यहां पे बस गए और यहां की हवा में सांस लेने लगे, यहां के दाने खाने लगे, और सदा के लिए भूल गए कि मैं कहां से आया हूं। वो समझने लगे इंग्लैंड में ही मैं जन्मा हूं, मेरी पैदाइश इंग्लैंड में ही हुई है, इंग्लैंड की हवा में मैं था। आयरलैंड और स्कॉटलैंड की सारी सभ्यता संस्कृति भूलकर वो इंग्लैंड के मूलवासी बन गए, और जब इंग्लैंड के मूलवासी बन गए तो वो केल्टिक कहलाने लगे। जब इंग्लैंड के मूलवासी बन गए वो, तो वो केल्टिक कहलाने लगे। तो ये हो गई रेस, रेस मीन्स जाति, और इनकी भाषा हो गई केल्टिस। केल्टिक लोगों की भाषा हो गई केल्टिस। ये हो गई टंग यानी लैंग्वेज, टंग भाषा। इनकी लिंगुआ फ्रांका हो गई, ये लैंग्वेज हो गई केल्टिस। अब ये वहीं पे रहने लगे, सदा के लिए भूल गए कि मैं आयरलैंड और स्कॉटलैंड से आया हूं। अब मैं अगली कक्षा में फिर इसका भाग 2 बताऊंगा। तो आपने देखा क्या कि ये जाति आयरलैंड और स्कॉटलैंड से माइग्रेट करके इंग्लैंड में जाके अच्छी तरह बस गई, और सदा के लिए भूल गए कि मैं आयरलैंड और स्कॉटलैंड से आया था, वहीं के मूलवासी बन के रह गए। अब ये केल्टिक कहलाने लगे और ये केल्टिस, इस दोनों शब्दों को आप याद रखेंगे। यहीं से अब अंग्रेजी की शुरुआत हुई। तो अब अगली क्रोनोलॉजी जो अब आइए 55 BC में, ये तिथि हमेशा याद रखेंगे। अब इसकी व्याख्या मैं अगले क्लास में करूंगा और बताऊंगा कि ये 55 BC क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी तिथि है जिसमें एक ऐसे सितारे का जन्म हुआ जिसका सितारा कभी डूबा नहीं, वो हमेशा बुलंद रहा, और शायद उसका नाम आप जानते होंगे, या हो सकता है कि आपके दिमाग से नाम उतर गया होगा, लेकिन आज बताने के बाद मुझे विश्वास है कि आप इस नाम को कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो नाम था जूलियस सीजर। मैं बता दूं जूलियस सीजर क्यों फेमस है। ये जो जुलाई महीना है इसी जूलियस सीजर के नाम पे है, और जो अगस्त महीना है जूलियस सीजर का बेटा था अगस्तस, उसी के नाम पे है। इसलिए जूलियस सीजर को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से अब अंग्रेजी की शुरुआत होगी, और अंग्रेजी को पैदा करने में जूलियस सीजर का ही बहुत ही अहम योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जूलियस सीजर एक ऐसा महानायक बनकर उभरा जिसने पूरी दुनिया के कालक्रम को बदल डाला, और ऐसा बदला, एक ऐसी चीज दी कि दुनिया आज तक उसको याद कर रही है, और वो अब तक कायम है, और जब तक मुझे तो लगता है कि धरती रहेगी तब तक वो चीज हरेक के दिमाग में या किसी न किसी दिमाग के कोने में वो बरकरार रहेगी। ये थे जूलियस सीजर। तो अब आइए इस तिथि के बारे में जानिए। प्यारे छात्रों, आज का क्लास बस इतना ही तक था, और ये 55 BC जो मैंने याद रखने को कहा,
कि इसमें जूलियस सीजर एक सितारा बनकर उभरा, जिसका सितारा कभी डूबा हमेशा बुलंद रहा, ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।